हेलो फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है प्लेकॉइड स्केल का स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट। एज वी नो, प्लेकॉइड स्केल्स जो है वो स्कॉलोडॉन में और शार्क में पाई जाती हैं। तो हमारे सिलेबस में स्कॉलोडॉन का डिटेल स्टडी है, तो इसीलिए प्लेकॉइड स्केल्स का हम पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर और इसका डेवलपमेंट। यहाँ आपके सामने इसका स्ट्रक्चर जो है ये दिया हुआ है। तो हमें कहाँ से शुरू करना है? ये डायग्राम अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी। ठीक है, तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी है कि प्लेकॉइड स्केल्स कौन सी फिशेस में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं स्कॉलोडॉन में और शार्क में। दो एग्जाम्पल हम याद कर लें। और ये जो है यहाँ से हम लेते हैं प्रत्येक शल्क में एक चपटी प्लेट होती है जो डर्मिस में धंसी होती है। यहाँ ये चपटी प्लेट है ये, ठीक है। तो ये चपटी प्लेट जिसे बेसल प्लेट कहते हैं, और ये बेसल प्लेट कौन से वाले भाग में धंसी हुई है? डर्मिस वाले भाग में। तो प्रत्येक शल्क में एक चपटी प्लेट होती है जो बेसल प्लेट कहलाती है, जो डर्मिस वाले भाग में धंसी रहती है। और इस प्लेट से ट्राई रेडिएट स्पाइन यानी त्रिअर्य कंटक बाहर निकला रहता है। तो ये त्रिअर्य कंटक, हम इसको नॉर्मल कैसे बना लेते हैं? ये रेक्टेंगल शेप का लगभग जो है बेसल प्लेट होती है, और ट्राई रेडिएट यानी 1, 2 और 3। तो इस तरह से ये ट्राई रेडिएट स्पाइन जो है ये एपिडर्मिस से बाहर निकली रहती है, और ये त्वचा पर तिरछी निकली हुई रहती हैं। किस तरह से निकली हुई हैं? तिरछी निकली हुई हैं, यानी इस तरह का हो गया ये इसकी बेसल प्लेट जो डर्मिस वाले भाग में है, और यहाँ से ये 1, 2 और 3 ट्राई रेडिएट स्पाइन निकली हुई है, और ये ट्राई रेडिएट स्पाइन त्वचा से बाहर तिरछी निकली हुई है। ठीक है, अब हम लेते हैं इसमें शल्क के भीतरी भाग में पल्प कैविटी होती है। तो स्केल के भीतरी भाग में तो ये पल्प कैविटी है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? पल्प कैविटी। तो पल्प कैविटी जो है इसका कौन सा भाग होता है? जो सॉफ्ट एरिया है, यानी जिसके अंदर क्या पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ पाई जाती हैं। तो यहाँ हमने ये लिखा है, यहाँ पर पल्प कैविटी है जिसमें पल्प भरा रहता है। तो पल्प में नर्व सेल्स हैं, सेंसरी ऑर्गन हो गया, ब्लड वेसल्स हैं यानी न्यूट्रिशन सप्लाई करना है, और कनेक्टिव टिश्यू हैं इसमें। इस पल्प कैविटी में पल्प भरा हुआ रहता है, और इसमें नर्व फाइबर्स, ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज़ पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ आप देखो, यहाँ डायग्राम में भी साथ साथ बता देते हैं, ये पल्प कैविटी है, और इस पल्प कैविटी में जो है नर्व सेल्स, ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं इसके आगे बेसल प्लेट और स्पाइन डेंटाइन के बने होते हैं। ये बेसल प्लेट और ये जो कंटिका है तो ये किसके बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। ठीक है, और बेसल कैविटी में सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ बेसल कैविटी यानी इस प्लेट के अंदर जो कैविटी है, इसमें ये आप देख रहे हो पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये क्या है? कैनालिक्यूली। ठीक है, यानी सूक्ष्म नलिकाएं। ये शब्द बना है कैनाल से। कैनाल मतलब क्या होता है? नलिका। तो बारीक नलिकाएं, तो ये क्या कहलाती हैं? कैनालिक्यूली। डेंटाइन कैनालिक्यूली इस कैविटी में पाई जाती हैं, बेसल प्लेट में भी, और ऊपर जो स्पाइन है इसमें भी अंदर की तरफ। ठीक है, और स्पाइन के ऊपर जो है विट्रोडेंटाइन नामक पदार्थ की टोपी बनी रहती है। ये आप यहाँ पर देखो, ये ऊपर यहाँ इनेमल वाला पार्ट है ना, तो ये इनेमल की तरह, इनेमल जैसे हमारे दांत के ऊपर का जो ऊपर एक पतला सा आवरण होता है ना, जो शाइनिंग देता है दांत को, तो ये इनेमल की तरह विट्रोडेंटाइन जो है इस कंटिका के ऊपर इसका आवरण चढ़ा रहता है। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब मैंने थ्योरी और ये साथ साथ आपको बताया, अब आप केवल डायग्राम में देखो। यहाँ पर हम कहाँ से शुरू करेंगे? एक तो ये बेसल प्लेट है जो डर्मिस में धंसी हुई होती है। ऊपर की तरफ ट्राई रेडिएट कंटिका होती है जो एपिडर्मिस में से बाहर निकली होती है और जो तिरछी अरेंज होती है। बेसल प्लेट और ये जो स्पाइन है, कंटिका है, इसके सेंटर वाले भाग में यहाँ पर क्या है? पल्प कैविटी है। पल्प कैविटी जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? नर्व सेल्स पहुँच रही हैं, ब्लड वेसल्स पहुँच रही हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ पहुँच रही हैं। और इसका काम क्या है?
जो डेंटाइन है इसको नरिशमेंट देना और इसका फॉर्मेशन करना और इसको डिफेंस यानी इसकी सुरक्षा करना, किसकी, स्केल की सुरक्षा करना। तो ये है पल्प का काम। और यहाँ जो है सूक्ष्म नलिकाएं भी हैं इसमें, जिसे कहेंगे कैनालिक्यूली, डेंटाइन कैनालिक्यूली। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायग्राम। अब हम यहाँ लेते हैं इसमें इसका डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। यहाँ से ले लेते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, एक एक डायग्राम को लेते हुए चलेंगे। डेवलपमेंट ऑफ प्लेकॉइड स्केल। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे जिसमें हमने दो पार्ट बना लिए। ये ऊपर का पार्ट है एपिडर्मिस का, नीचे का पार्ट है डर्मिस वाला भाग। तो प्लेकॉइड स्केल का डेवलपमेंट हमेशा डर्मिस वाले भाग से होता है, यानी किससे हो रहा है, डर्मल पार्ट से। ठीक है, तो हमने ये दो पार्ट बना लिया, एपिडर्मिस और डर्मिस। और यहाँ डर्मिस वाले भाग में कुछ मीजेनकाइम सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं, एक जगह एकत्रित हो जाती हैं। और ये जो कुछ डर्मल सेल्स, जो मीजोडर्मल सेल्स जो इकट्ठी हुई हैं, ये बनाती हैं डर्मल पैपिला, या इनको कहते हैं डर्मल पैपिला, यानी चर्मी अंकुरक। ठीक है, अंकुर मतलब जहाँ से कोई नई चीज़ बन रही है, जैसे बीज में अंकुर होता है यानी नई चीज़ बन रही है। तो ये डर्मिस वाले भाग की मीजोडर्मल सेल्स जो हैं ये बना रही हैं डर्मल पैपिला। और इसकी जो सबसे बाहर का स्तर होता है, सबसे आउटर मोस्ट जो सेल है, जैसे ये बना, इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट जो लेयर है इसकी डर्मल पैपिला की, ये आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है ओडोंटोब्लास्ट। आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है, ओडोंटोब्लास्ट कहलाती है। तो सबसे पहले हमने ये डायग्राम बनाया इंटीग्यूमेंट का, फिश का, जिसमें दो पार्ट बना दिए, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। डर्मिस वाले भाग में कुछ मीजोडर्मल सेल्स एक जगह एकत्रित हो गई जो बनाती हैं डर्मल पैपिलिया। डर्मल पैपिलिया में आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल्स की वो कहलाती है ओडोंटोब्लास्ट। और जो है हमने यही डिस्क्रिप्शन थ्योरी में भी करना है कि डर्मिस की कुछ विशिष्टीकृत मीजोडर्मल सेल्स एक समूह में एकत्रित होकर के चर्मी अंकुरक बनाती हैं और इसकी बाहर की जो सेल्स हैं वो ओडोंटोब्लास्ट कहलाती हैं। सेकेंड डायग्राम में हम क्या बनाएंगे, हमने जो है थोड़ा सा जहाँ पर ये डर्मल पैपिलिया बना था, यहाँ ऊपर की तरफ देखो आप, एपिडर्मिस वाला भाग ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कोन शेप ऊपर की तरफ धक्का लग रहा है। तो हमें इस डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर देना है, पड़ रहा है ऊपर की तरफ अंकुर निकल रहा है जैसे। और हमें डिस्क्रिप्शन डायग्राम में हम मेंशन वही करेंगे, ये ओडोंटोब्लास्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है। और ये हमें पता है कि एपिडर्मिस की जो सबसे नीचे की जो सेल्स लेयर होती है वो कहलाती है मेलपिगी लेयर या जर्मिनेटम सेल्स। ठीक है, तो ये हमने मेंशन कर दिया। अब हम इसमें लिखेंगे क्या, डर्मल पैपिलिया वृद्धि करता है जिससे मेलपिगी स्तर को ऊपर की तरफ धक्का लगता है, और जिसके कारण इसको ऊपर की तरफ धक्का लगा। ठीक है, तो यह बेसल प्लेट एंड स्पाइन की आकृति ग्रहण करता है। बाद में इसी से क्या बनेगा, बेसल प्लेट और स्केल, किससे, डर्मल पैपिलिया से। क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि प्लेकॉइड स्केल का डेवलपमेंट टोटली किससे हो रहा है, डर्मिस वाले भाग से हो रहा है। ठीक है, तो इससे बाद में क्या बनेगा, बेसल प्लेट और स्पाइन बनेगी। अब इसमें किस तरह से बन रहा है, ओडोंटोब्लास्ट की कुछ मध्य कोशिकाएं, ओडोंटोब्लास्ट कौन सी लेयर है, डर्मल पैपिलिया की आउटर मोस्ट जो लेयर है सेल्स की वो ओडोंटोब्लास्ट है। तो इसकी कुछ मध्य भाग की जो कोशिकाएं हैं वो डेंटाइन सिक्रीट करती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं, डेंटाइन सिक्रीट करती हैं। और इसी से क्या बनेगा, बेसल प्लेट और स्पाइन जो है वो कैल्सीकृत होती है, यानी कैल्शियम जो है हार्ड पार्ट उसका जो है वो बनेगा और कठोर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में हमें और थोड़ा सा क्या करना है, इसका और ऊपर की तरफ उभार बनाना है, यानी और ऊपर की तरफ धक्का लग रहा है, इसको ग्रोथ हो रही है हम कह सकते हैं। और साथ साथ में यहाँ जो है, यहाँ ये वाली जो लेयर है ऊपर की, यहाँ तो ये लेयर कौन सी है, मेलपिगी सेल्स की लेयर है। तो ये लेयर भी हम अलग से स्पेसिफाई करेंगे ये। ठीक है, अब यहाँ देखो ये तो हो गया इसका डायग्राम। अब हमें लिखना क्या है इसमें, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के ऊपर स्थित अंकुरक स्तर पर, ऊपर ये ओडोंटोब्लास्ट सेल है तो इसके ऊपर की तरफ, इसके जस्ट ऊपर की तरफ जो मेलपिगी सेल्स हैं, ये मेलपिगी लेयर्स की जो सेल्स हैं ये अब कहलाती हैं एमिलोब्लास्ट। कौन सी सेल्स हैं ये एमिलोब्लास्ट, मेलपिगी लेयर की सेल्स हैं जो ओडोंटोब्लास्ट के जस्ट ऊपर हैं। यहाँ आप वापस देखो इसको,
ये ओडोंटोब्लास्ट है, आउटर मोस्ट लेयर। तो इसके जस्ट ऊपर की जो मेलपिगी लेयर सेल्स हैं, है ना, ये सेल्स कहलाती हैं अमीलोब्लास्ट। और ये जो अमीलोब्लास्ट सेल हैं, ये किसके ऊपर आवरण बनाएंगी? जो डेंटाइन बना है उसके ऊपर आवरण बनाएंगी। तो ये क्या बनाएंगी? इनेमल ऑर्गन या विट्रोडेंटाइन बनाएंगी। क्या बनाएंगी ये? विट्रोडेंटाइन। यानी स्केल का निर्माण तो किससे हो रहा है? डर्मल वाले पार्ट से हो रहा है, लेकिन उस स्केल के ऊपर जो इनेमल है या जो विट्रोडेंटाइन वाला पार्ट है वो किससे बन रहा है? एमिलोब्लास्ट से। और ये एमिलोब्लास्ट कौन सी सेल्स हैं? जो इस ओडोंटोब्लास्ट के जस्ट ऊपर की इपिडर्मल सेल्स, मेलपिगी लेयर की इपिडर्मल सेल्स। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट डायग्राम, जो इसका लास्ट डायग्राम है, जहां हमें बता देना है कि ये स्केल बन गई है और ये बाहर एपिडर्मिस को चीरते हुए बाहर की तरफ तिरछी निकल गई है और इसमें बेसल प्लेट बन गई है और ये जो है स्पाइन बन गया है। इसके सेंटर में पल्प कैविटी है जिसमें पल्प भरा हुआ है और इसके बाहर जो है इनेमल का आवरण है। ये हमने पूरा डायग्राम बना दिया। अब हम इसको डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? बेसल प्लेट का निर्माण सीमेंट द्वारा होता है जो डर्मिस में उपस्थित निकटवर्ती सेल्स द्वारा सिक्रीट होती हैं। बेसल प्लेट भी डर्मिस की सेल्स के द्वारा ही सिक्रीट हो रही है। ये हम पहले ही बता चुके कि प्लेकॉइड स्केल की बेसल प्लेट और स्पाइन यानी दोनों, यानी कंप्लीट जो इसका फॉर्मेशन है वो डर्मल सेल्स के द्वारा होता है और इसके ऊपर जो इनेमल बन रहा है या विट्रोडेंटाइन है वो मेलपिगी लेयर की सेल्स जो हैं वो बना रही हैं। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम बनाकर ये लिख दिया। अब हम लेते हैं यहाँ पर डर्मल पेपिलिया की कुछ सेल्स, पल्प भी बनानी है ना, तो डर्मल पेपिलिया की ही कुछ सेल्स पल्प बनाती हैं। और पल्प का क्या फंक्शन बताया मैंने? जो डेंटाइन फॉर्मेशन है वो होता रहेगा और जो स्केल है उसको नरिशमेंट मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम उसको नरिशमेंट मिल रहा है, नर्व्स यानी सेंसेशन वहाँ तक पहुँच रहा है। तो ये सारा काम जो है पल्प का होता है जो पल्प कैविटी में भरी रहती है। और ये पल्प फॉर्मेशन भी किससे हो रहा है? डर्मल पेपिलिया की ही कुछ सेल्स, डर्मल पेपिलिया की ही कुछ सेल्स जो हैं ये पल्प फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर, जब ये ग्रोथ हो रही होती है तो अंततः जो कंटिका है, जो स्पाइन है, वो एपिडर्मिस को भेद कर इससे बाहर की तरफ तिरछी निकल जाती है। तो इस तरह से हम डेवलपमेंट में ये 4 डायग्राम, और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ लिया है, तो आप इसको जो है स्कैन करके और ये आप आराम से डायग्राम और ये जो है लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में इसका लास्ट पॉइंट यहाँ लिया है मैंने, यहाँ पर बेसल प्लेट तो डर्मिस के अंदर रह जाती है, स्पाइन बाहर आ जाता है। और स्कोलोडोन और शार्क में जो जबड़ों में विकसित जो दांत होते हैं वो भी प्लेकॉइड स्केल के ही बने होते हैं। स्कोलोडोन के जो दांत हैं जो जबड़ों में विकसित हैं वो भी किसके बने होते हैं? प्लेकॉइड स्केल के बने होते हैं। तो इस तरह से एग्ज़ाम में इससे संबंधित 2 ही प्रश्न आते हैं। एक तो क्या, इसका डायग्राम, तो ये वेल लेवल डायग्राम हो गया, और दूसरा क्या है इसका जो है इसका डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। इससे पहले मैं इस चैप्टर से संबंधित आप लोगों को डेवलपमेंट ऑफ फेदर एंड डेवलपमेंट ऑफ हेयर, इन दोनों की यूट्यूब जो है मैंने बनाई हुई है, जिसमें पूर्णतः क्या बताया था मैंने कि फेदर का डेवलपमेंट और हेयर का डेवलपमेंट एपिडर्मल सेल्स के द्वारा हो रहा है, जबकि प्लेकॉइड स्केल का डेवलपमेंट पूर्णतः किससे हो रहा है? डर्मल सेल्स के द्वारा होता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।